दानिशनामा में खुश आमदेद। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी किताब का सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक सफ़ा आपके सामने एक पूरी कायनात खोलकर रख दे, जहां सिर्फ चंद जुमले पूरी कहानी की गहराई बयान कर जाएं? तो आज हम बात करने वाले हैं उमेरा अहमद के शहरा आफाक नावल आब हयात की। ये सिर्फ एक नावल नहीं है, ये जदीद उर्दू अदब का एक ऐसा स्तून है जिसने सच में लाखों पढ़ने वालों के दिलों को छुआ है। लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम इस पूरी वसी कहानी के समंदर में गोता नहीं लगाएंगे, नहीं, बल्कि हम सिर्फ एक लम्हे के वजन को महसूस करेंगे। देखिए, हमारे पास पूरी कहानी नहीं है। हमारे पास क्या है? सिर्फ एक सफ़ा नंबर 105। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, यकीन कीजिए इस कहानी की रूह को समझने के लिए ये एक सफ़ा ही काफ़ी से ज़्यादा है। तो आइए ज़रा इसमें उतर कर देखते हैं। तो मंजर क्या है? मंजर कुछ यूं है। कराची का शहर, रात का गहरा पहर और एक फ्लैट के अंदर दो किरदारों के बीच एक मुलाकात, या मुलाकात कहना शायद ठीक ना हो, ये एक बहुत ही कशीदा, एक बहुत टेंशन वाली वापसी है। ये सफ़ा नंबर 105 हमें सीधा कराची के एक फ्लैट में ले जाता है। रात अपने आखिरी पहर में है। सालार और इमामा, ये दो किरदार अभी अभी एयरपोर्ट से वापस आए हैं, लेकिन इनके दरमियान ना कोई बातचीत नहीं हो रही। अल्फाज हैं ही नहीं, बल्कि एक बहुत भारी, एक बहुत गहरी खामोशी है। सोचें जरा, दो किरदार और इनके बीच एक ऐसी टेंशन, एक ऐसी कशीदगी है जिसे बयान करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं। ये वो खामोशी है जो कभी-कभी शोर से भी ज़्यादा बुलंद होती है। और फिर इस गहरी भारी खामोशी को एक सवाल तोड़ता है। सालार पूछता है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? अब सुनने में तो ये एक बहुत सीधा सा, आम सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एहसासात का पूरा एक तूफान छुपा हुआ है। और इमामा का जवाब, वो तो उससे भी ज्यादा गहरा है। वो कहती हैं, किससे बातें करूं, तुम तो मसरूफ थे। अब ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, जरा इसकी गहराई देखें। ये एक तरह का इल्ज़ाम है, ये उन दोनों के बीच फासले का एहसास है, और ये वो शिकायत है जो आखिरकार जुबान पर आ ही गई है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, और वो है इस बाब का उन्वान, यानी इस चैप्टर का टाइटल। यही वो चाबी है, वो कुंजी है जो इस पूरे मंजर के मानी खोल देगी। तो आखिर इस बाब का उन्वान है क्या? उन्वान है बैतुल अंकबूत। लेकिन सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? बैतुल अंकबूत, इसका मतलब है मकड़ी का घर। अब जरा सोचें मकड़ी के घर के बारे में। एक ऐसी बुनियाद जो देखने में तो मुकम्मल लगती है, लेकिन होती कितनी नाजुक है, कितनी कमजोर। एक ऐसा घर जिसे तोड़ना, जिसे बिखेरना बहुत ही आसान हो। यही एक इस्तिआरा, यही एक लफ्ज़ उन दोनों किरदारों के रिश्ते की पूरी कैफियत बयान कर देता है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना। इनकी ये जो गुफ्तगू है, ये कोई आम बातचीत नहीं है। ये असल में उनके नाजुक ताल्लुक का एक इम्तिहान है। ये एक ऐसे धागे की तरह है जो खिंचाव की वजह से बस टूटने ही वाला है। तो चलें अब जरा पीछे हटकर देखते हैं, ये एक सफ़ा हमें इतनी बड़ी कहानी के बारे में आखिर बता क्या रहा है। ये हमें बताता है उन अनकही बातों की ताकत के बारे में। देखें, ये एक सफ़ा सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, ये राइटर की कमाल की कारीगरी है। उन्होंने जानबूझकर इस एक छोटे से मंजर में पूरी कहानी की दुनिया को समो दिया है। यहाँ हर एक जुमला और ख़ास तौर पे हर खामोशी एक बहुत बड़ी तस्वीर का अहम हिस्सा है। तो खुलासा क्या है? इस एक सफ़े से हमें क्या क्या पता चलता है? पहली बात, एक ऐसा रिश्ता जो शदीद दबाव का शिकार है। दूसरी बात, वो अनकही नाराज़गियाँ जो अंदर ही अंदर पक रही हैं। तीसरी, एक गैर महफूज, बेचैन कर देने वाला माहौल। और आखिर में, माजी का वो बोझ जो इनके आज पर भारी पड़ रहा है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक घर वाकई मकड़ी के जाले की तरह नाजुक हो, तो फिर क्या होता है जब उसका पहला धागा टूटता है? उसका जवाब, वो तो शायद पूरे नॉवल में ही पोशीदा है। दानिशनामा में इस तज्जिए को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अदब की गहराई में ये छोटा सा सफ़र आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अच्छी कहानियों के शौकीन हैं। खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।